नमस्कार। मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। अमेरिकी बाजारों में बड़ी गिरावट, सोने और चांदी में गिरावट, क्या ये गिरावट के दौर का संकेत है? और क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था का असल हाल? ये समझने की आज कोशिश करते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं वित्तीय विशेषज्ञ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट अनुज गुप्ता जी। अनुज जी नमस्कार। नमस्कार सर। अनुज जी, किस तरीके से देखा जाए अमेरिकी शेयर बाजार में जो शुक्रवार को गिरावट हुई, इसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इस गिरावट को कैसे देखा जाए और क्या अब जब कल यानी सोमवार को भारतीय बाजार गिरेंगे, वह खुलेंगे, माफ कीजिएगा, तो उस पर कैसा असर इसका हो सकता है? देखिए, वैश्विक बाजार और डोमेस्टिक बाजारों में हमने एक अनसर्टेनिटी आती हुई देखी है। क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल फ्रेमवर्क बना है, चाहे यूएस ईरान की वॉर को देखें या ये रशिया यूक्रेन वॉर जो दोबारा से एस्केलेट होती हुई दिखाई दी है, या अगर हम देखें तो ग्लोबल लेवल पे जो सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन की चिंता को लेकर मॉनेटरी टाइटनिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब जो मुद्दे हैं, ये सब कहीं ना कहीं मार्केट में अनसर्टेनिटी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट इस बीच में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल बैंक ऑलमोस्ट 100% की एक्सपेक्टेशन में है कि वो इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं, अगर हम फेडरल रिजर्व की बात करें तो। वहीं हमने देखा कि अभी लेटेस्ट जो आरबीआई की मॉनेटरी कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने क्लियर इंडिकेशन किया है कि आगे इंटरेस्ट रेट कहीं ना कहीं मॉनेटरी टाइटनिंग को लेकर हो सकते हैं, और हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ते हुए नजर आए। उन्होंने इस बार इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे, मगर उनकी जो स्पीच थी उससे क्लियर लग रहा था कि वो एक बहुत बड़ी चिंता में है, और जो चिंता है वो कहीं ना कहीं ग्लोबल लेवल पर आती हुई दिख रही है। तो अनुज जी, इसका असर हमारी मार्केट पे कैसा देख रहे हैं कल जब सोमवार को बाजार खुलेगा? क्योंकि हमारी मार्केट को पिछले काफी समय से बहुत झटके झेल चुकी है और अब ये कहा जा रहा है कि वैसे ही इतनी डाउन मार्केट चल रही है, इस पर अब क्या असर होगा? देखिए, लग रहा है कि भारतीय शेयर बाजार में कुछ आपको वीकनेस देखने को मिल सकती है। इसका इम्पैक्ट थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। हमने लास्ट वीक भी ऑलमोस्ट 0.70% के आसपास निफ्टी करेक्ट होती हुई देखी। सेंसेक्स में भी गिरावट देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि लास्ट वीक में हालांकि बाजार थोड़ा संभलता हुआ नजर आया था, मगर फ्राइडे के दिन हमने एक बड़ी गिरावट वहां पर आते हुए देखी। कहीं ना कहीं हमने देखा स्मॉल कैप मिड कैप सभी में गिरावट का ट्रेंड देखने को मिला। क्योंकि देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जो हमारी आरबीआई है, उन्होंने जो जीडीपी का फोरकास्ट लोअर किया और हायर इन्फ्लेशन का जो उन्होंने कंसर्न दिखाया, उसकी वजह से वो एक भारतीय बाजारों के लिए नेगेटिव होता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा कि जो इन्फ्लेशन है वो 5.1% के आसपास आ सकता है। तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का जो मुद्दा है, क्योंकि क्रूड के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, उसकी वजह से पेट्रोल डीजल के भाव इंडिया में भी बढ़ते हुए नजर आए हैं, और उसका इम्पैक्ट महंगाई पे पड़ता हुआ दिख रहा है। तो उनकी स्पीच में क्लियर दिखा कि वो आगे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकता है, और जो उनका 4.6% का इन्फ्लेशन का टारगेट था, वो अब बढ़कर करीबन 5.6% तक इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। तो उसको उनको लग रहा है कि आगे इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो कि भारतीय इकोनॉमी के परस्पेक्टिव से नेगेटिव हो सकता है। अनुज जी, सोने और चांदी में बड़ी गिरावट रही। सोने में करीब 3.25% की और चांदी में करीब 8.25% की। तो ये बड़ी गिरावट रही। इसमें क्या ये कोई ट्रेंड है या ये क्या गिरावट का ये दौर अभी जारी रह सकता है? और क्या इसके कारण लगते हैं, क्या इसमें यानी भविष्य दिखाई दे रहा है? देखिए, गोल्ड सिल्वर के लिए अभी जो काम करेंगी चीजें वो है डॉलर इंडेक्स और फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट। तो हमने देखा है कि जो डॉलर इंडेक्स है वो करीबन 100 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। करीबन 8 हफ्तों की हाईएस्ट लेवल पर डॉलर इंडेक्स आता हुआ दिखाई दिया है। तो डॉलर इंडेक्स का ऊपर आना ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो डॉलर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी, जिसमें आपको गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट जो इंटरेस्ट रेट का एक्सपेक्टेशन है, अगर आप फेड मीटर को देखेंगे तो वहां पर 100% चांस हो गए हैं कि आगे इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। और जो मीटिंग है ये 17 जून को है मीटिंग है ये। तो 17 जून की मीटिंग पे काफी नजर रहेंगी, क्योंकि इस मीटिंग में ये डिसाइड होगा कि इस बार इंटरेस्ट रेट कैसे रहेंगे, और आने वाले 7-8 महीनों में क्या फेडरल रिजर्व सोच रहा है, या वो कितने नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकता है। ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले टाइम में वो 2 से 3 बार इंटरेस्ट रेट और बढ़ा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके चलते हम देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर की जो डिमांड है वो यहाँ पर कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अगर आप भारतीय पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो भारतीय पर्सपेक्टिव में मोदी जी ने क्लियर कहा है कि आप गोल्ड सिल्वर को ना खरीदें, एसेंशियल आइटम को ना खरीदें, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व वहां पर काफी हद तक यूज होता है। इन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं हमको इस बार मेन ऑब्जेक्टिव है कि फॉरेक्स रिजर्व को, फॉरेन रिजर्व को बचा के चलना है, जो कि आने वाले टाइम में एसेंशियल आइटम को इंपोर्ट करने में हेल्प कर सकेगा। तो क्लियर इंडिकेशन है कि गोल्ड सिल्वर की जो डिमांड है वो फिजिकल मार्केट में कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है गोल्ड सिल्वर का। तो हो सकता है कि वैश्विक मार्केट में, क्योंकि भारत की तरफ से डिमांड नहीं जाएगी, तो वैश्विक भारत में भी भाव नीचे आते हुए दिखाई दे सकते हैं।
तो यानी ये, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, जिसकी संभावना अब लगातार दिखाई दे रही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं है, तो इसका और ज्यादा नेगेटिव असर सोने चांदी पर दिखाई देगा। देखिए बिल्कुल, जब भी ये देखिए हमने ये कोविड के बाद देखा था। कोविड के बाद जब इंटरेस्ट रेट शूट अप होने स्टार्ट हुए थे, तब गोल्ड सिल्वर के भावों में एक नरमी देखने को मिली थी। तो अगर ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो फिर भावों में आपको एक नरमी आती हुई दिखाई देगी। हालांकि 2024-25 में हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट घटने स्टार्ट हुए थे, तो गोल्ड सिल्वर में बड़ी शानदार रैली देखने को भी मिली थी। तो अब ये टाइम है कि यहाँ पर आपको फेडरल रिजर्व की तरफ से, बाकी सेंट्रल बैंक की तरफ से, चाहे बैंक ऑफ जापान हो, बैंक ऑफ इंग्लैंड हो, या आपके यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स हो, आरबीआई हो, सभी इस टाइम पे इन्फ्लेशन से चिंतित होते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि इसकी वजह से उनको शायद कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट रेट या मॉनेटरी टाइटनिंग को लेके स्टेप उठा सकते हैं। क्योंकि अगर कोई भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है या कोई भी मॉनेटरी टाइटनिंग होती है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पर पड़ सकता है। अनुज जी, ये भी कहा जा रहा है कि हमारे देश में भी अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे सरकार को, इस तरीके के संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है निकट भविष्य में? देखिए आरबीआई की मीटिंग से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि उनको इन्फ्लेशन की बहुत बड़ी चिंता है, और ऐसे में उन्होंने जीडीपी का भी जो फोरकास्ट है वो लोअर किया है, इन्फ्लेशन को बढ़ा दिया है। कहीं ना कहीं उनकी जो एक्सपेक्टेशन लग रही है कि कहीं ना कहीं जो क्रूड के भाव बढ़े हैं, जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, प्लस यहाँ पे देखिए एक चीज और है कि जो मानसून है इस बार कुछ कम आता हुआ दिख रहा है, ऐसा आईएमडी का अनुमान है। तो अगर मानसून भी कम आता है तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि आपको भारत के अंदर इन्फ्लेशन या महंगाई, सब्जियों की, फलों की महंगाई जो है वो बढ़ती हुई नजर आए। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी होगा। ऐसे में जनरली हम देखते हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं या तो वो मॉनेटरी टाइटनिंग करके इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं या फिर इंटरेस्ट रेट को फ्लैट रखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी सेंट्रल बैंक मॉनेटरी टाइटनिंग को लेकर काफी चिंतित है। तो हो सकता है कि भारत में भी आपको इंटरेस्ट रेट आगे, अगर स्थिति नहीं सुधरी तो हो सकता है कि आने वाले 4 से 6 महीनों में आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ते हुए भी नजर आए। अनुज जी, विदेशी निवेशकों का जो भारत के शेयर बाजार से मोह छूट गया है एकदम, लगातार बिकवाली उनकी चल रही है, वो बड़ी चिंता की बात है। सरकार ने बॉन्ड में उन्हें एक राहत देने की कोशिश की, लेकिन उस दिन, जिस दिन सवेरे इसकी ऑर्डिनेंस आया, सुबह 10 बजे के करीब आ गया था, उस दिन भी 8,000, 8600, 8500, 8600 करोड़ की करीब की बिकवाली हुई। तो यानी कोई उनके सेंटीमेंट में बदलाव नहीं आया। अब कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि बॉन्ड से उतना फर्क ही नहीं पड़ता। जब तक आप एफआईआई को इक्विटी में राहत नहीं देंगे, तब तक इसका कोई असर, बड़ा असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो क्या सरकार कुछ चूक रही है क्या इस मामले में कदम उठाने में? देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए एफ आई आईज बॉन्ड में बहुत लिमिटेड पैसा डालते हैं। हालांकि उन्होंने जो स्टेप्स दिए हैं वो अट्रैक्ट करेंगे एफ आई आईज को, मगर एफ आई आईज का जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उनका पैसा इक्विटी में बहुत आता है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि एक बहुत बड़ा इन्फ्लो इक्विटी में नहीं आ रहा है काफी टाइम से। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इक्विटी मार्केट को अगर सपोर्ट करना है तो उनको इक्विटी मार्केट में कुछ ऐसे रैशनलाइज करने पड़ेंगे जिससे कि एफ आई आईज यहाँ पर आते हुए नजर आए। हालांकि जिस तरीके से डॉलर बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से आगे यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, तो कहीं ना कहीं जो एफआईआई है वो डॉलर की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये सब जो है आपको यूएस की तरफ जाते हुए दिखाई दे। क्योंकि इंडिया में अगर आप देखेंगे तो चैलेंजेस, इंडिया में जो चैलेंजेस है वो यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। क्रूड के भाव बढ़ रहे हैं, प्लस यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी उतना अट्रैक्टिव नहीं मान रहे हैं एफआईआई कि भारत में पैसा लगाया जाए। अनुज जी, इस बार तो मानसून जो आपने बताया भी, वो वीक है, और ये कहा जा रहा है अल्नीनो का वैसे ही साल है कि 10% मानसून कम हो सकता है। तो भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो रीढ़ मानी जाती है, उसको लेकर भी बड़ी चिंताएं हैं। और अगर ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर हुई, कृषि के आंकड़े भी कमजोर आए, तो अगर इसका असर जैसा दिख रहा है वैसे ही पड़ा, तो आने वाले दिन तो बड़े भयानक दिखाई दे रहे हैं, कि बड़ी चिंता भरे दिन दिखाई दे रहे हैं। देखिए बिल्कुल, हालांकि हमें लगता है कि 15-16 तारीख से जो मानसून है वो हिट करता हुआ नजर आएगा। हालांकि केरल में हिट कर गया है, मगर इस बार जो मानसून का डिस्ट्रीब्यूशन है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, ये डेफिनेटली चिंता की बात है कि इस बार अल नीनो का पूरा इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। अगर मानसून कम होता है तो जो हमारी आगे खरीफ की क्रॉप है उसमें आपको डेंट आता हुआ दिखाई देगा। उसके साथ साथ जो रबी की क्रॉप होगी वहां भी आपको पैदावार कम देखने को मिलेगी। तो देखिए ये सब चीजें आरबीआई ने कैलकुलेट करी हैं, उसके चलते ही उन्होंने
एजम्पशन दिया है कि इस बार इन्फ्लेशन 5.1% हो सकता है। तो ये एक एजम्पशन बेस पे है और कहीं ना कहीं इस पे मॉनसून का बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि ये भी रिपोर्ट है कि भारत के पास अनाजों का बहुत बड़ा भंडार है, तो हम्म। ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। मगर ये जो भंडार है ये हमेशा से ही मॉनसून के बाद जो खरीफ क्रॉप आती है, रबी क्रॉप आती है, उससे मेंटेन होता है। तो अगर कोई प्रोडक्शन कम होगा तो वो फिर आगे स्कार्सिटी लाता हुआ दिखाई देगा। अनुज जी, एक चीज ये भी कहा जाता है कि जो महंगाई के आंकड़े सरकार बता रही है, आरबीआई बता रही है प्रोजेक्टेड, और जो वर्तमान भी, तो लोग, जनता का ये कहना है कि बाजार में उससे ज्यादा महंगाई दिखाई देने लगी है। यानी कि जो आंकड़ों में दिखाई दे रही है उससे कहीं कहीं ज्यादा महंगाई बाजार बाजार में जब वो अपने घर के लिए सामान खरीद रहे हैं तो वो पहुंच चुकी है। हर चीज महंगी हो चुकी है और काफी महंगी हो चुकी है। तो लोगों का कहना है कि जो आंकड़े की महंगाई है और जो असल महंगाई है जमीन की, उसके बीच में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए मेन इंपॉर्टेंट अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए हैं। अगर आप देखेंगे तो एक महीने में पेट्रोल के भाव करीबन 10 रुपए बढ़ गए हैं। तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो किराया माल भाड़ा है वो 10 रुपए कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया। तो वो देखिए वो डिस्ट्रीब्यूशन तो होगा ही यहाँ पे। मगर देखिए सरकार ने भी जो अगर आप देखेंगे तो जो इन्फ्लेशन है उसको भी 5.1% के आसपास इंक्रीज कर दिया है। तो ये भी इंडिकेट हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार भी ये मान रही है कि इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तभी उन्होंने यहाँ पर जीडीपी का फोरकास्ट लोअर किया है और जो महंगाई का इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो बढ़ाया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सरकार भी ये मान रही है कि जिस तरीके का एक भारी कारणों की वजह से भारत में इम्पैक्ट हुआ है वो आगे भी रह सकता है। अब इंपॉर्टेंट है कि आने वाले 4 से 6 महीने बहुत क्रूशियल होंगे, क्योंकि आने वाले 4 से 6 महीनों में भारत के अंदर फेस्टिवल आते हुए दिख रहे हैं। हम्म। अगर ये फेस्टिवल के टाइम पे महंगाई हुई तो ये फिर आपको एक लंबा डेंट देती हुई नजर आएगी। क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से जीएसटी 2.0 लॉन्च किया था। तो हो सकता है कि शायद जीएसटी 3.0 भी यहाँ पर आता हुआ दिखाई दे। मगर क्योंकि अगस्त से जुलाई से आपके फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो जाएंगे, तो फेस्टिवल के टाइम पे महंगाई अगर होती है तो वो कहीं ना कहीं भारत इकोनॉमी के लिए नेगेटिव होती हुई दिखाई दे सकती है। लेकिन अनुज जी, जो वर्तमान आंकड़े आ रहे हैं और जो वर्तमान स्थितियां बनी हुई हैं वो तो ये दिखा रही हैं कि जो फेस्टिवल टाइम होगा वो बहुत बड़ा हमारा पीड़ित रहेगा। क्योंकि अगर आज भी युद्ध रुक जाए तो अगले 3 महीने तो बहुत कष्टकारी है ना। सितंबर जी। अक्टूबर तक तो ये कष्ट बना ही रहेगा अगर आज भी युद्ध रुक जाए, जिसकी हालांकि अभी कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही। तो ये साफ हम्म। दिखाई दे रहा है कि जो हमारा फेस्टिवल टाइम है वो इसकी चपेट में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। देखिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर आज युद्ध रुकता है तो कम से कम 3 महीने चाहिए रिवाइव करने के लिए। तो उन 3 महीनों में आपके फेस्टिवल भी स्टार्ट होते हुए दिखाई देंगे। तो अगर ये युद्ध रुकता है, क्रूड के भाव वापस आपको 60-70 डॉलर पर आ जाते हैं और दोबारा से जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज का इशू है अगर वो ओपन हो जाता है, तो सबसे बड़ी राहत की बात वो होगी। बेशक उसमें 3 महीने लग जाए। अगर आज अनाउंसमेंट होती है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा तो उससे काफी हद तक रिलैक्स मिलेगा। तो हो सकता है कि फिर आरबीआई को कुशन भी मिल जाएगा। बट यहाँ पर अभी ये हालात नहीं दिख रहे हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज की ओपन होने की। तो मुझे लगता है कि ये अभी बहुत बड़ी चिंता की बात है आरबीआई के लिए, नहीं केवल पूरे ग्लोबल मार्केट के सेंट्रल बैंक्स के लिए, क्योंकि सभी इकोनॉमीज की चपेट में आती हुई नजर आ रही हैं। अनुज जी, एक चीज मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि हालांकि आपका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन चूंकि आप इकोनॉमी अर्थव्यवस्था को बड़े अच्छे से समझते हैं, कि पॉलिटिकल बयान ये आता है कि राहुल गांधी कहते हैं कि एक आर्थिक सुनामी की तरफ हम जा रहे हैं, आर्थिक सुनामी आने वाली है। दूसरी तरफ सरकार अपने पुराने जीडीपी जो आंकड़े आए लास्ट क्वार्टर के, उसके आधार पर कहती है कि सब कुछ बड़ा गुलाबी है। लेकिन आगे की मार्केट को हमेशा आगे देख के चलता है कि आगे के क्या आंकड़े हैं, तो आगे के आंकड़े डरावने वाले हैं। तो क्या वर्तमान स्थिति है, क्या इन दोनों के बीच की स्थिति, जो असल स्थिति है अर्थव्यवस्था की, वो आप लोग क्या देख पा रहे हैं? देखिए ये आरबीआई की जो कमेंट्री थी उससे क्लियर हो गया है कि आने वाली स्थिति जो है वो उतनी सही नहीं है। तभी उन्होंने यहाँ पर इन्फ्लेशन का जो फिगर है वो इंक्रीज किया है, जीडीपी का फोरकास्ट लोअर किया है। देखिए उनकी स्पीच से क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में जो एक इन्फ्लेशन या आर्थिक मंदी वाली बात है वो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है। हालांकि इंपॉर्टेंट है कि उसको किस तरीके से मैनेज किया जाए। और देखिए ये अब वॉर छिड़ा है यूएस ईरान रशिया यूक्रेन में, तो इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड में आने को देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं भारत को भी इम्पैक्ट करेगा। तो ये देखिए सबसे पहली बात तो कि ये कोई इंटरनल कारणों की वजह से नहीं है, एक्सटर्नल हाँ, कारणों की वजह से है। बिल्कुल। मगर डेफिनेटली ये आरबीआई की स्पीच से क्लियर हो गया है कि आने वाला टाइम उतना फ्रूटफुल नहीं होगा, उतना गुलाबी शायद ना हो। क्योंकि जिस तरीके का कंसर्न चल रहा है अभी, जिस तरीके की इन्फ्लेशन की फिगर है और जिस तरीके से आरबीआई देख रही है, वो क्लियर इंडिकेशन है कि आने वाले टाइम में आपको आने वाले दिनों में आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती हुई दिखाई देगी।
और अनुज जी, छोटे इन्वेस्टर क्या करें जो अभी तक अपनी सेविंग, छोटी छोटी सेविंग, जो उनकी इनकम है उसमें से जो थोड़ा बहुत पैसा बचता था उसको सेविंग करने की सोचते थे, लेकिन महंगाई की मार ऐसी बढ़ गई है कि उनकी वो जो सेविंग थी वो भी अब खर्च होने लगी है, वो बचाने का अभी कोई रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा। तो ऐसी स्थिति में क्या करे सामान्य आदमी? देखिए, सेविंग तो करते रहना चाहिए, सेविंग के को ना बिल्कुल भी नहीं ब्रेक करना चाहिए। हालांकि हो सकता है कि जो इम्पैक्ट है इन्फ्लेशन का वो हर किसी की जेब में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उस तरह से आदमी को मैनेज करना पड़ेगा। बट मेरी राय यही है कि अपनी सेविंग्स को बिल्कुल भी खर्च ना करें, क्योंकि हमने 2008 में भी देखा था, मार्केट में मंदी आई थी तो वहां से अच्छा जंप हुआ था। फिर कोविड के टाइम पे मंदी आई थी, वहां से मार्केट अच्छा जंप लिया था। अब ये टाइम है, ये मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 6 महीनों में आपको क्लियरिटी होती हुई दिखाई देगी। तो 5 से 6 महीनों में मुझे लगता है कि लोगों को थोड़ा उस तरफ सोचना चाहिए कि लग्जरी आइटम की तरफ ना जाकर केवल सर्वाइवर वाली स्थिति में आते हुए नजर आए, जिससे कि उनको आने वाले टाइम में एक अच्छा फ्रूटफुल मिलता हुआ नजर आए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो अभी सिचुएशन है वो केवल सर्वाइव करने वाली है, और ये समय काटने वाली बात है सिर्फ। क्योंकि देखिए, हाँ, मोदी जी ने भी क्लियर कहा है कि 1 साल के लिए आप गोल्ड सिल्वर ना परचेज करें, तो उनका क्लियर इंडिकेशन है कि भाई इस टाइम पे आप केवल सर्वाइवल की तरफ देखिए, लग्जरी आइटम के लिए या जो नॉन एसेंशियल आइटम है उनकी तरफ ना देखें, जिससे कि आप अपनी सेविंग भी कर सकें और एक सर्वाइवल वाली स्थिति में भी आ सकें। बिल्कुल। जो बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि ऐसे समय में एकदम केवल समय काटने की तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि ये समय निकले और अच्छा समय फिर वापस लौटे। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर।